नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जो हमारे यूपी टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। और ये जो रिवीजन का पार्ट है, ये हमारा पार्ट है 2। हर पार्ट में हम 30 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, वो भी फास्ट रिवीजन, 10 या 15 मिनट के अंदर फटाफट। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, बालक पर किस प्रेरणा का प्रभाव है जब वह किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है। मतलब ये हो गया कि अगर कोई बालक अपनी प्रेरणा से, अपनी इच्छा से कार्य करता है, तो उसके अंदर कौन सी प्रेरणा होती है, वो जो बालक है किस प्रेरणा से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 4: व्यक्तिगत प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका सकारात्मक प्रेरणा, क्योंकि जब इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है तो वो अपने हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है, उस पर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उससे हम राइट ऑप्शन क्या होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या विशेषता होती है। आपके ऑप्शंस हैं, जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है, प्रतिभावान और मंद बुद्धि छात्रों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं करते, जांचने का तरीका स्थायी होता है। देखिए, सबसे पहले अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात की जाए तो एक क्वेश्चन होता है, जैसे हम आपको ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है। और इसमें क्या होता है, फैक्चुअल होते हैं। आपको फैक्ट पता है तो आप आंसर कर क्लिक कर सकते हैं, अगर फैक्ट नहीं है तो आप अंदाजे से उस क्वेश्चन को जरूरी सही नहीं कर सकते आप। तो इसमें क्या होता है, जो ये क्वेश्चन है, अगर देखा जाए पहला वाला ऑप्शन, तो इसमें कह रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, जबकि इसमें समय बहुत कम लगता है जांचने में। फैक्ट टू फैक्ट चेक करने होते हैं। जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो परिश्रम ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि निगाह देखा और बात खत्म कर दिया, कोई जज करना नहीं होता है, ना तो शब्दों की तरफ ध्यान देना होता है, बस टिक की तरफ ध्यान देना होता है कि टिक लगा कहाँ है। प्रतिभावान और मंदबुद्धि छात्रों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें मंदबुद्धि छात्रों की अंतर स्पष्ट करता है, तो अंतर तो स्पष्ट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको फैक्ट आता है तो ठीक है, बस जांचने का तरीका स्थायी होता है। ये टॉप मोस्ट सही है कि हाँ, जांचने का तरीका इसका सबसे ठीक होता है। और प्रतिभावान और मंदबुद्धि छात्रों के बीच अंतर स्पष्ट ये करता है, इसमें लिखा है नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है। आपके इसमें ऑप्शन है दोस्तों, कढ़ाई, रंगसाजी, मिट्टी के खिलौने बनाना, उपरोक्त सभी। तो अगर देखा जाए सृजनात्मक, तो इसमें कढ़ाई है। जो क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं ना, उनको हम बोलते हैं सृजनात्मक। मीन्स कि हम कोई चीज़ नहीं बनाएं, चाहे रंगसाजी हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे मिट्टी के खिलौने बनाना हो, ये सभी जो है इसका पार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपका डी सही है कि ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये क्या हैं, सृजनात्मक क्रिया है, जिसकी हम सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है इन सभी को। ये उसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम और बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सृजनात्मक जो क्रिया है, जो पर्पजफुल एक्टिविटी है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से व्यक्ति ने, किसने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है, शिक्षक को निरंतर अध्ययन क्यों करते रहना चाहिए। आपके यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपने सहकर्मियों के बीच प्रतिष्ठा पा सके इसलिए करते हैं निरंतर अध्ययन, बच्चों पर रौब जमा सके, अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ा सके, अपने शिष्यों के लिए अधिक उपयोगी बन सके, जो अपने शिष्य हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी बन सके। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि निरंतर अगर अध्ययन आप करते हैं तो उसमें आपकी योग्यता बढ़ेगी, और जब योग्यता बढ़ेगी तो उससे आप सारी चीज़ें गेटअप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ा सके इसलिए निरंतर अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगा तो सहकर्मियों के बीच में प्रतिष्ठा भी आएगी, और बच्चे भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे। रौब जमाना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है पर, तो वो नहीं चलेगा। बट हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो बच्चे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके सारे आंसर का सोल्यूशन आपके पास होगा, उनके क्वेश्चन का सॉल्व। फिर आप शिष्यों के लिए अधिक उपयोगी बन सके, ये भी आप बन जाएंगे। तो सबसे पहले कि आपको शैक्षिक योग्यता बनाना जरूरी है, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। 4 ऑप्शन हैं इसमें, प्यास, नींद, भूख, आदत। तो इसमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा जन्मजात प्रेरक, मीन्स कि ऐसा कौन सा प्रेरक है जो बाई जन्मजात होता है कि बाई बर्थ होता है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है कि जो आदत होती है वो शुरू से होती है, बाकी भूख प्यास जो है ये उसमें नहीं आती है, वो तो अलग हो गया, ये लर्निंग में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है,
वो है किसी छात्र को कक्षा में श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करने के लिए बुलाना क्यों लाभदायक होता है। 2 बार हो गया दोस्तों, एक बार होगा लाभदायक होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, छात्र में आत्मविश्वास जागृत होता है, छात्र को वह प्रश्न पूरी तरह से आता है कि नहीं यह ज्ञात होता है, उस छात्र को सुंदर लेख लिखने का अभ्यास होता है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ये होगा। सुंदर लेख लिखने का अभ्यास बोर्ड पे नहीं हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है, लेकिन ये जो ए और बी है ये आपका ज़्यादा रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं। और मॉडल चित्रों से जो उत्तम निर्देशन होते हैं उसके आपके 4 ऑप्शन हैं इसमें। इनमें ज्ञान का विस्तार होता है, इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है, उनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देती है, ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। तो जो मानचित्र हैं, जो मॉडल चित्र हैं, तो उनसे जो देखते हैं तो उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये सी आपका राइट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कक्षा में 2 छात्रों को झगड़ते हुए देखकर एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अधिक गलती करने वाले छात्र को दंडित करेंगे, दोनों छात्र को समझा बुझाकर उनमें मेल करा देंगे। तो ये आपका यही आपका राइट ऑप्शन है, सी वाला, सॉरी बी आपका राइट ऑप्शन है। क्योंकि बाकी सारे जो है वो चुपचाप तो ये गलती हो जाएगा, दोनों को दंडित नहीं कर सकते, डांटेंगे बस। और अधिक गलती हो चाहे जिसकी, दोनों को समझाए बुझाएंगे, बाकी को अपना मेल करा देंगे। ये थोड़ा सा आसान होता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, दंडित करना तो लास्ट ऑप्शन हो जाता है कि हाँ बार बार अगर वैसी गलती करते हैं तो हमें उन्हें दंडित करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको सबसे अधिक क्रोध तब आता है जब साथी अध्यापक अपने ही विद्यालय की बुराई करता है, साथी अध्यापक अपनी झूठी प्रशंसा के पुल बांधता है, लोग अपनी गलतियों को बार बार उछालते हैं, आपकी गलतियों को बार बार उछालते हैं, साथी अध्यापक भयवश सही बात करने का साहस नहीं करते। 4 ऑप्शंस में से क्रोध तब आता है अगर ये साइकोलॉजी का फैक्ट है। तो ये देखो चीज़ें, आप जिस जगह काम कर रहे हो, जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, उसकी बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये है आपका इस हिसाब से ऑप्शन ए, साथी अध्यापक अपने ही विद्यालय की बुराई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विषय ज्ञान के साथ एक अध्यापक का छात्रों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। विषय ज्ञान मतलब आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपको और छात्रों के प्रति क्या चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज आपकी होती हैं। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, राजनीति में भी दक्ष बनाना, सामाजिक गुणों का निर्माण करना, सर्वांगीण विकास करना, विषयों पर परंपरागत शिक्षा देना। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, अगर राजनीति में दक्ष बनाएंगे तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी, सामाजिक गुणों का निर्माण कराएंगे तभी चीज़ें छूट जाएंगी। विषयों को परंपरागत शिक्षा देना, परंपरागत का मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही, समय बदलता है, लर्निंग के मटेरियल्स चेंज होते हैं, पढ़ाने का तरीका चेंज होता है, तो वो सबके साथ में हमें चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम छात्रों का सर्वांगीण विकास करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हाँ बच्चों का सबका विकास हो। तो ये आपका राइट ऑप्शन है सी। विषय ज्ञान के साथ में एक अध्यापक का छात्रों के प्रति एक कर्तव्य है कि वो उनका सर्वांगीण विकास करे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना क्यों जरूरी है। तो एक शिक्षक जो है विषय का पूर्ण ज्ञान इसलिए जरूरी है कि अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे। ठीक है, ये तो गलत है, शिक्षक प्रभावित तो तभी होंगे जब आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी होगी। छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे, छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र अच्छे अंकों से पास हो सकेंगे। तो सबसे यहाँ मेन जो फैक्ट है वो फैक्ट यहाँ पे आता है कि आप छात्रों की सभी शंकाओं का, सभी प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, छात्र आपको सम्मान भी करेंगे और छात्र अच्छे अंक से पास भी होंगे। तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका बी ऑप्शन, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अच्छे शिक्षण के संबंध में आप किससे सहमत नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी 4 ऑप्शंस हैं। अच्छा शिक्षण छात्रों में वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखता है, वह छात्रों के लिए रुचिकर होता है, वह किसी एक ही शिक्षण विधि तक सीमित रहता है, वह शिक्षण के लक्ष्यों के अनुरूप होता है। अब यहाँ जो बात हो रही है दोस्तों, वो बात हो रही है नहीं हो सकते हैं, आप किससे सहमत नहीं हो सकते हैं अच्छे शिक्षण के संबंध में। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी वाले से सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का जो रुचि होती है
वो अलग अलग सब्जेक्ट में होती है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है कि रुचि के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो हम सभी के लिए रुचिकर एक शिक्षण नहीं हो सकता है, अलग चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आकस्मिक परीक्षा लेना क्यों उचित समझा जाता है। आकस्मिक मीन्स हो गया कि अभी बच्चों को पता नहीं है और हमने एग्ज़ाम ले लिया, तो इसके कारण विद्यार्थियों में भय बना रहता है। आकस्मिक परीक्षा के बहाने उस दिन पढ़ाने से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए आपको घर से कोई तैयारी करके आने की ज़रूरत नहीं होती है। उससे छात्रों की योग्यता और उन्हें ज्ञान का सही अनुमान लगाया जा सकता है। देखो, अटेंडम आप एग्ज़ाम लेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चों में ये जो नॉलेज है कि छात्रों की जो योग्यता है वो क्या होगा कि आपने अचानक एग्ज़ाम लिया और वो उनके आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इससे छात्रों की योग्यता उनके ज्ञान का सही अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी चीज़ें गलत है। आपका ऑप्शन डी आंसर सही है। आकस्मिक परीक्षा लेना उचित समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं एक अच्छे अध्यापक को क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपको समाचार, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स क्यों पढ़नी चाहिए। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इससे मनोरंजन मिलता है, इससे विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी देने में सहायता मिलती है, इससे समय के उपयोग में सहायता मिलती है, इससे राजनीति में भाग लेने में सहायता मिलती है। तो समाचार, आप अध्यापक हैं और अध्यापक के तौर से तो इसमें सही आपका हो जाएगा जो ऑप्शन है बी वाला। बी ऑप्शन सही है कि इससे से आप विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी देने में आपको मदद मिलेगी। बाकी मनोरंजन की बात अलग हो जाती है। जिसका पॉजिटिव है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली व सार्थक बनाने हेतु क्या प्रभावशाली उपाय हो सकता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। शिक्षण के तत्काल बाद छात्रों से उस संबंध में प्रश्न पूछना, काफ़ी मात्रा में गृह कार्य जिसे हम होमवर्क बोलते हैं वो दे देना, छुट्टी होने के बाद छात्रों को रोक कर उनसे बातचीत करना, वार्तालाप करना, बच्चों से कह देना कि यदि पाठ उनकी समझ में ना आया तो आप दोबारा पढ़ा देंगे। तो इनमें से कक्षा शिक्षक को प्रभावशाली व सार्थक बनाने हेतु उसी समय आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है ए। जैसे आपने पढ़ाया उसके बाद छात्रों से उसके संबंध में प्रश्न पूछेंगे और उनका सलूशन करेंगे, क्योंकि जब बच्चे सुन रहे होते हैं तो उनको तत्काल में वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, बाद में नहीं आती हैं। और ऐसे आप बार बार कहाँ तक उनको पढ़ाते रहेंगे। तो ये एक अच्छा प्रभावशाली तरीका है कि उनसे टॉपिक ख़त्म होते ही उनसे उसके विषय में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अच्छा अध्यापक कौन हो सकता है। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा वक्ता है। एक अध्यापक कौन हो सकता है जो अच्छा वक्ता है, जो अपनी बात को रोचक और प्रभावित ढंग से कह सकता है, जो अपने विषय का अच्छा ज्ञान रख सकता है, जो अपनी कक्षा के छात्रों से स्नेह रखता है। आप यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका है वो हो जाएगा दोस्तों बी, अपनी बात को रोचक और प्रभावित ढंग से कह सकता है। ये हो गया आपका राइट ऑप्शन। अच्छा वक्ता और इस विषय का अच्छा ज्ञान और छात्रों से इसने, ये अलग की बात है, बट ये चीज़ जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट में आती है और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें थोड़ा बहुत अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपनी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या करेंगे। शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन हो, एक शिक्षा नीति बनाएं जिस पर सभी व्यक्ति अमल करें, ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए, प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग गठित किया जाए तथा उसके सुझाव व नीतियों का पालन किया जाए। तो इसमें जो इसके हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाता है सी। आप शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए। कार्यक्रम को लागू करने के साथ अमल करना बहुत ज़रूरी होता है और ये यही जो एक चीज़ है वो क्या करेगी, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप अपनी पुत्री का किस प्रकार के विद्यालय में प्रवेश कराना चाहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये क्वेश्चन है, आप अपनी पुत्री का किस प्रकार के विद्यालय में प्रवेश कराना चाहेंगे। यहाँ पे जहाँ कैस लिखा हुआ है वहाँ हो जाएगा किस। पठन पाठन की समुचित व्यवस्था है, जहाँ पर उन्हें घर गृहस्थी के कार्य में दक्ष बनाया जाए, धर्म और नैतिकता की शिक्षा पर बल दिया जाता हो,
केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती हो। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पठन पाठन की समुचित व्यवस्था है। बाकी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अलग और रूढ़िवादी टाइप की हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्र को प्रोजेक्ट शिक्षण विधि व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। जो छात्र को जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है वो क्या करती है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। क्या सही है? कैसे कैसे प्रदान करती है? तो ये हो गया कि ये इसके 4 ऑप्शन हैं कि किस प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करती है। इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है या तर्क विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती है। ये छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। ये हो गए आपके चारों ऑप्शन। और ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा कि जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है वो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव शामिल होता है। इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप बच्चों को कोई किसी काम को करने को देते हैं, उसे कोई प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, जो उसका निजी अनुभव होता है और ज्ञान का आधार होता है वो सब कुछ उसमें शामिल होता है, तब जाके उस प्रोजेक्ट को वो पूरा कर पाता है। तो प्रोजेक्ट विधि जो है तो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि जो भी उसका निजी व्यवहार है वो भी उसमें शामिल होता है, तभी जाके वो कार्य पूरा हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सी बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी बालक के जो व्यक्तिगत अध्ययन है उसकी साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है वो कौन सी हो सकती है। तो ये आपके रेटिंग स्केल, प्रायोगिक विधि, प्रश्नावली, केस स्टडी। अब देखिए इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। इसमें क्या है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि। अगर जो उसका जो पर्सनल जो बिहेवियर है, जो पर्सनल चीज़ें हैं, वो जब केस स्टडी कोई भी होगा तो केस स्टडी में क्या होता है कि उसकी सारी चीज़ें उसकी आ जाएंगी, और उसमें जो केस स्टडी होता है वो एक टॉपिक के ऊपर उसके आलोचना समालोचना उसकी जड़ों के बीच की व्याख्या करनी पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट को ज़्यादा उभार कर आपके सामने लाती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, ये कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि आपको जो शिक्षा का जो अर्थ है वो किस प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त होगा। जो अगर बात की जाए कि शिक्षा एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है तब, तो इसके अर्थ में आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ये है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाता है बी आपका राइट ऑप्शन है कि ये जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि शिक्षा एक ही स्थान पर दी जाती है, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा हर जगह बालक कहीं ना कहीं सब चीज़ सीखता रहता है। इसलिए ये जो संकुचित अर्थ हो गया कि एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है, बाकी जगहों पर हम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। हर एक जगह से बालक शिक्षा को प्राप्त करता है, चाहे वो समाज हो, चाहे यातायात के रास्ते हों, कोई भी चीज़ हो, मार्केट हो, शॉपिंग मॉल हो, हर जगह से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। निर्णय शक्ति का विकास होता है, आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों, अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके हैं। निर्णय शक्ति का विकास होता है, आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। संदर्भ पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। तो इसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान में व्यापकता आती है। मीन्स आपका ज्ञान का जो है प्रसार होता है, विकास होता है। अगर आप पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्रियों का अध्ययन करते हैं तब आनंद की प्राप्ति तो होती है, निर्णय शक्ति का विकास होगा, परीक्षा में अंक भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आपके ज्ञान का प्रसार होगा, ज्ञान में व्यापकता आएगी। बाकी तीनों चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर हो जाएगा, बाकी चीज़ें अलग हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 23, अध्यापक द्वारा कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न कैसे होने चाहिए। एक अध्यापक अपने कक्षा में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, कैसे पूछे जाने चाहिए, जिनसे ये आंका जा सके कि बच्चे पाठ को ठीक से समझ रहे हैं, जिनका उत्तर हर छात्र आसानी से दे सके, जिनका उत्तर हर छात्र आसानी से न दे सके,
जिनसे ये पता लग सके कि सब बच्चे अध्यापक से या अध्यापन लिखा अध्यापन जो बच्चा पढ़ाता है, जो टीचिंग होती है, अध्यापन से प्रभावित है कि या नहीं। तो यहाँ पे जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा मेरे दोस्तों ए ऑप्शन, कि जिनसे ये आंका जा सके कि बच्चे पाठ को ठीक से समझ रहे हैं। इसलिए कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछे जाएं जिनसे ये पता लग सके कि बच्चे उस पाठ को समझ रहे हैं। ठीक है, आसानी से उत्तर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये बात गलत हो जाती है। आपको ये समझना है कि आपने जो डिलीवर किया बच्चों को, जो कुछ पढ़ाया, वो पढ़ाई बच्चों के समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए क्लास में बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर आपकी कक्षा में हकलाने वाला बालक पढ़ता है तो आप में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। शिक्षक बालक के हकलाने पर उचित शब्द पूर्व में ही उच्चारित कर मदद करे, क्या ये करना चाहिए। उस छात्र को कक्षा की सभी मौखिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे बालक में स्वयोग्यता का विकास हो सके। अन्य छात्रों को हकलाने वाले बालक को यथायोग्य मदद प्रदान करने हेतु प्रेरित करे। तो इसमें जो दोस्तों मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो स्वयोग्यता दिया हुआ है, जो बच्चे को आप इस काबिल बना दें कि वो स्वयोग्य हो जाए तो कुछ भी काम करने में सक्षम होगा। और रही बात विशिष्ट परिस्थितियों की, तो ये बता रहा है कि आपको अपने क्लास में ऐसी परिस्थितियां बनानी है कि कोई उसकी मजाक ना बनाए, कोई उसकी चीज़ों को ऐसे ना देखे कि उसको अलग सा हीनता फील हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बालक सहयोग्य हो जाएगा तो खुद में वो सारी काम कर लेगा और अपनी चीज़ों को वो सही कर सकेगा। इसका राइट आंसर हो गया सी। आप क्वेश्चन नंबर है आपका 25। आपसे मंच पर आकर आपसे भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। तो ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। सबसे बाद में बोलने को कहेंगे कि हाँ सारे लोग बोल रहे, उसके बाद हम बोल देंगे। इसे कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे, कोई बहाना बना लेंगे कि भैया हमको भी नहीं बोलना है और हमें थोड़ा सा पेट खराब है, जुबान खराब, कुछ भी आप बहाना कर सकते हैं। मंच से उठकर चले जाएंगे, तुरंत वहाँ से हट चले जाएंगे, हम नहीं होंगे तो जाएगा कौन। संघर्ष भाषण देना स्वीकार कर लेंगे, सहर्ष भाषण देना स्वीकार कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि तुरंत आप भाषण देना स्वीकार करेंगे और अपनी स्वीकारता उसको दे देंगे, यस आई एम कमिंग। तो आपका ऑप्शन जो है तो ये डी सही हो जाएगा कि जब भी आपसे ऐसा कहा जाए तो हमेशा कि आपको तुरंत ये चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए बीइंग ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, आपको कक्षा में पाठ को रुचिकर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, जो आपका TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, उनकी टेक्निक की उपयोग करनी चाहिए। छात्रों की अतिरिक्त क्रियाओं को पाठ में शामिल करना चाहिए, छात्र की क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखिए जो TLM है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसका इस्तेमाल करना क्लास में और इस्तेमाल करने के तरीके आने चाहिए। छात्र को अतिरिक्त क्रियाओं में पाठ में शामिल करना चाहिए। कोई और सी पाठ की चीज़ें हैं जो आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो भी उसमें आप लेसन के हिसाब से क्रियाएं कराना चाह रहे हैं, कोई चीज़ें उसमें शामिल करना चाहिए। छात्रों को क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए, कुछ जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनको आपको कंट्रोलिंग भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जा करके चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ चीज़ जो है पाठ है जो रुचिकर बन सकता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो गया वो डी हो गया आपका राइट आंसर, कि इसमें सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपके द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला गृह कार्य कैसा होना चाहिए। आपके इसमें ऑप्शंस हैं, विविध प्रकार का होना चाहिए ताकि बच्चों को रोज एक ही प्रकार का काम न करना पड़े। सिंपल सी बात है कि गृह कार्य जो है अलग अलग होना चाहिए, ये बता रहा है विविध प्रकार का होना चाहिए ताकि उनको एक जैसा काम न करना पड़े। बी है आसान और रुचिकर ताकि बच्चे उसे अवश्य करके लाएं। मेधावी छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण तथा कमजोर छात्रों के लिए आसान। ये आपके होमवर्क में होना चाहिए जब बच्चों का होमवर्क देते हैं। ठीक है, आपका लास्ट ऑप्शन है बी, यही आपका बन जाता है राइट आंसर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके प्रकार की विविध प्रकार का होना चाहिए ताकि एक जैसा कार्य उनको न मिले। आसान और रुचिकर होना चाहिए ताकि बच्चे उसे करने में इंटरेस्ट लें और वो करके लाएं। मेधावी छात्र को चुनौतीपूर्ण, कमजोर बच्चों को आसान। ठीक है, ये सारी चीज़ें होमवर्क देते समय आपको ध्यान में रखनी है कि जो बच्चा जिस लेवल का है उसका होमवर्क उसी लेवल का होना चाहिए और आपको उसका फीडबैक भी उसी प्रकार से देना होता है। तो ये हो गया होमवर्क के बारे में आपका ऑप्शन डी, मतलब सारे जो हैं आंसर आपके सही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली
प्रणाली क्यों कही जाती है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या बढ़ती जा रही है, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। ये आपके 4 ऑप्शंस हो गए। तो इसमें जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है या ज़्यादा बढ़ाने वाली प्रणाली है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल की जो वर्तमान शिक्षा है उसमें आपको जो व्यवसायिक प्रशिक्षण है इसका अंग नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रही है और आने वाली चीज़ों में शायद शामिल हो जाए। तो आपका यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, क्या ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है? क्रियाशील छात्रों को काम में व्यस्त रखना चाहिए, नहीं तो वे अनुशासनहीन बन जाते हैं। ठीक है, बच्चों को हमेशा एक्टिविटी में शामिल करके चलना चाहिए ताकि वो व्यस्त रहें उसमें। बालक क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। और ये है डी ऑप्शन आपका, उपरोक्त सभी या सारे ऊपर के दिए हुए। तो देखिए आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका सी, बालक क्रियाशील हैं तो उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए। और ये जो चीज़ है आपकी बनाती है आपके क्रियाशीलता सिद्धांत के विशिष्ट अर्थ को। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर कौन सा हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नियमित रूप से गृह कार्य जांचने का काम करने से क्या लाभ होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। बच्चे गृह कार्य करके लाना नहीं भूलते, बच्चों को अपनी कमियों को पता लगता रहता है, आपको बच्चों की प्रगति का पता लगता रहता है, उपरोक्त सभी। गृह कार्य जांचते, जो होमवर्क आप देते हैं उसे जांचने का काम करने से क्या फ़ायदा है? तो ये आपके जो सारे हैं डी ऑप्शन से राइट आंसर है, सभी सही हैं। बच्चे गृह कार्य करके लाना नहीं भूलते, उनको पता है कि जांचा जाएगा तो हम वहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बच्चों को अपनी कमियों का पता लगता रहता है कि आप पर डे लेकर आते हैं तो उनको कमी का एहसास होता है कि कल जो किया था उसमें क्या कमी रह गई थी, आज हमें कमी नहीं करनी है। फिर आपको बच्चों की प्रगति का पता लगता रहता है, जो बच्चे हैं उनमें भी डेली बेसिस में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसका भी पता चलता है होमवर्क से। तो ये है आपके 30 क्वेश्चन, उनके फटाफट रिवीजन के आंसर। और आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। सभी को हर एक का सपोर्ट चाहिए होता है, वैसे भी हर एक को चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय।